BTS 2.0 प्रोजेक्ट के बर्थडे के पीछे की सच्चाई क्या थी? मेंबर्स ने गानों के लिए कितना स्ट्रगल किया और नमजून के दिमाग में एल्बम को लेकर क्या चल रहा था? आज के इस वीडियो में नमजून आरएम खुद अपने एल्बम के एक-एक ट्रैक, मेंबर्स के बीच की बेहास, आर्मीज के लिए और उनकी आजकल hidden की feelings। फास्ट म्यूजिक इंडस्ट्री पर उनके सबसे बड़े दार को बिना किसी कट के खुलकर शेयर करने वाले हैं। Sit back, relax, and let's dive deep into RM's personal diary. R. Mr. Gake. I'm sorry, मुझे एंगल दोबारा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसे कार्ड के ऊपर रख दिया है। ऑलराइट, हेलो। बहुत लंबा वक्त हो गया है जब से मैंने हंजा चाइनीज कैरेक्टर्स यूज किया है। गोजोंगी मुझे सच में बहुत परेशान कर रहा है। ओके, क्या ये हो गया? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था कि ये थोड़ा सा कट रहा था, इसलिए मैंने इसे इस तरह किया। हेलो, पीछे का हिस्सा इतना परेशान करने वाला है। कौन है? क्या ये जिनयोंग है? हाय, हेलो एवरीवन। मुझे ये कैसे करना चाहिए? अगर मैं बस इस पार्ट को बड़ा कर दूं, तो क्या ये एक भूत जैसा दिखेगा? ये बेहतर है, राइट? मुझे लगता है ये बेहतर है। हेलो, मैं बस अभी जिनयोंग के साथ रोलर कोस्टर राइड करके वापस आया हूँ, तो मैंने उस फोटो के साथ थंबनेल बनाने की कोशिश की। मेरे लाइव स्ट्रीम चालू करने की वजह ये है क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने आज ये नहीं किया, तो मेरे पास एक लंबे वक्त तक इसे चालू करने का कोई रीज़न नहीं होगा। फिर भी अरिरंग को बने हुए बहुत ज़्यादा वक्त बीतने से पहले मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था जो मुझे याद हैं और उनका एक रिकॉर्ड छोड़ना चाहता था। चूंकि मैंने अपने सबटाइटल्स को कोरियन पर सेट किया है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जितना हो सके कोरियन में बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे ये कल मिला था और फिर आज जब मैं कंटिन्यूअसली नॉर्थ अमेरिका, कोरिया और जापान में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब चीज़ें बस थोड़ी ऐसे टाइम्स होते हैं जब मेरा गला रोन सा हो जाता है और ऐसे टाइम्स जब मैं इमोशंस में बहुत ज़्यादा इमर्स्ड जाता हूँ। इस एल्बम को रिलीज़ हुए थोड़ा सा 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है लगभग 70 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा कि लाइव पर पहली बार एल्बम पर अपने थॉट्स शेयर करना अच्छा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि आप में से कुछ लोग कॉन्सर्ट में आने वाले हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप जानते हो। चूंकि हम कल अपना लास वेगस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कोरिया वापस लौट रहे हैं, मुझे लगता है ये सच है। पास्ट में मुझे लगता है हम लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए पहले से ही सब तरह के पॉइंट्स लिख लेते दी और तैयारी करते थे। तो सच में मैंने स्टेज पर आने से पहले इस बारे में बहुत सोचा था। फिर भी मैं कुछ फन प्रोफेशनल स्टोरीज शेयर करना चाहता था सॉन्ग कैंप्स और इस एल्बम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तुम जानते हैं, मैं फ्यूचर पर अपने थॉट्स शेयर करना चाहता था क्योंकि इस टूर के दौरान हमने 7 रीजन्स का दौरा किया। सोल, टोक्यो, टैम्पा, एल पासो, मेक्सिको सिटी, स्टैनफोर्ड और लस वेगस पर इतने लंबे वक्त तक परफॉर्म करना और इतने सारे लोगों को देखना मुझे हर तरह की चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया। तो मुझे फील होता है कि हम सच में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और खासकर जैसा कि आप में से ज़्यादातर ने वीडियो में देखा ही होगा, आप जानते हैं एंकोर के दौरान वो पार्ट जहाँ वो थोड़ा कराओके सेशन की तरह प्ले करते हैं, जैसे जहाँ वो रैंडम गाने चालू करते हैं और आपको नहीं पता होता कि क्या बाहर आएगा। वहां बहुत सारे पुराने गाने निकालते हैं। आज एग्जाम्पल के तौर पर अटैक ऑन बंगतन आया था। जहां तक मुझे याद है, जिनक्यों का बंगतन एनओ के टाइम के आसपास आया था, तो इसे लगभग 13 से 12 और आधा साल हो चुका है। इसने हमें अपने पास पर मुड़कर देखने पर मजबूर किया और ऐसा करते हुए ये एक ऐसा वक्त था जब हम खुद पर रिफ्लेक्ट कर सकते थी और इस बारे में बहुत सोच सकते थे कि हमें आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहिए। सच कहूँ तो ये थोड़ा सा झंझट है और चंकी मेरी कही हुई हर एक चीज़ कभी कभी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। मैं सोच रहा था कि मुझे लाइव चालू भी करनी चाहिए या नहीं, या मुझे ए रंग के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। पर असल में रोलिंग स्टोन जैसे इंटरव्यूज़ को छोड़कर मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर चीज़ों को थोड़े प्रोफेशनल ढंग से अप्रोच किया है। तो मैंने सोचा कि मुझे एल्बम के अप्रोच के बारे में बात करनी चाहिए और अब जब वक्त बीत चुका है, मुझे लगता है कि मैं इस पर थोड़े बेहतर टोन में डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि अब इस बारे में खुलकर बात करना ठीक रहेगा। हम पहले ही कई न्यूज़ स्टोरीज से गुजर चुके हैं, अवार्ड्स मिल चुके हैं और एक टूर कंप्लीट कर चुके हैं। चंकी मैंने इस एल्बम में बहुत सोच विचार और सीरियसनेस डाली थी। मुझे लगा कि उन एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करने का मेरा अप्रोच थोड़ा कम था। तो सबसे पहले मैं एल्बम को थरली रिव्यू करने के बाद एल्बम पर अपने ओवरऑल थॉट्स और म्यूज़िक और परफॉर्मेंसेस
को लेकर अपनी हाल ही की फीलिंग्स शेयर करने का प्लान कर रहा हूँ। पर इससे पहले कि मैं उसमें जाऊँ, मैं बता दूँ उस वक़्त के बारे में जब जिन यूंग डिनर कर रहा था वो, लगभग 1 साल पहले की बात है जब हम सबने इसे किया था। उस वक़्त सबकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब जिन यूंग डिनर कर रहा था या यूँ कहें, जब मैं सैक्सोफ़ोन बजा रहा था क्या हम जिन यूंग का डिनर कर रहे थे? क्या वो जिमिन का घर था? या वो हमारा घर था? मुझे लगता है वो जिमिन का घर था। हम सब जिमिन के घर हुए थे और उस वक़्त जुंगकुक का भी सच में बहुत हार्ड टाइम चल रहा था। तो वो सबके लिए एक टफ टाइम था। चूँकि मैं एक प्राइवेट फर्स्ट क्लास था, मैं अपनी आँखें फाड़-फाड़ कर रो रहा था, ये कहते हुए कि ह्यूंग को टीम को थोड़ा और मेहनत से एक साथ संभाल कर रखने की ज़रूरत है। हमने उस वक़्त आपस में बहुत सारी बातें की थीं और हमने डिसाइड किया था कि चूँकि हमने इतना लंबा वेट किया है, तो हमें वापस आते ही एक एल्बम बनानी चाहिए ताकि हम उन लोगों को रिपे कर सकें जो हमारा वेट कर रहे थे। मुझे लगता है हमने उस वक़्त काफ़ी ब्रीफली ये डिसीजन लिया था और चूँकि सभी मेंबर्स के डिनर्स जून के लिए शेड्यूल थे और टाइमिंग अलाइन हो रही थी, मुझे लगता है हमने उस साल के एंड के आसपास सॉन्ग कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया था। सवाल ये था कि इस सॉन्ग कैंप के कैप्टन का रोल किसे लेना चाहिए? एक्चुअली सॉन्ग कैंप एक तरह की कोरियन इंग्लिश है। ओरिजिनली एक सेशन म्यूजिशियन को सेशन म्यूजिशियन ही कहा जाता है। इंग्लिश में सेशंस के मामले में मैं उनसे बहुत अच्छी तरह फ़ैमिलियर था क्योंकि मैंने आरपीडब्ल्यूपी एरा के दौरान हाई बी के अंदर लगभग 30 से 40 लोगों के साथ उन्हें किया था और मुझे लगता है जुंगकुक और होबी के पास भी इसका डायरेक्टली एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे सेशंस होते हैं जहां आर्टिस्ट खुद पार्टिसिपेट करता है और एक्चुअली इस इंडस्ट्री में प्री सेशंस जैसी चीज़ें भी होती हैं जहां सिंगर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें जो उस वर्ल्ड में फिट बैठती हैं। तो हमने जुलाई या अगस्त में एलए जाने का डिसाइड किया ताकि हम एक साथ गैदर हो सकें और वो सेशन कर सकें। मुझे डिटेल्स के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मुझे लगता है हमने ये डिसीजन तब लिया जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया और मुझे लगता है मैं सच में उस वक्त का बहुत बेसब्री से वेट भी कर रहा था क्योंकि हमारा डिनर जल्दी हो गया था और काफ़ी बड़ा गप था। जिनयूंग और ख्वालबी, जिनका डिनर पहले था, उन्हें एक्चुअली बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ा। उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए और कई वैरायटी शोज़ पर अपीयर हुए, तो हम उस गैप को पीछे छोड़कर एलए के लिए फ्लाई कर गए। पर प्रॉब्लम ये थी, मैं समझता हूँ कि प्री सेशन हमारे डिनर करने से पहले ही इन प्रोग्रेस था। ये लगभग अप्रैल या मई के आसपास हुआ था और जो गाने वहाँ प्रोड्यूस हुए थे वो थे बॉडी टू बॉडी, अ स्माइल, अ एनिमल और प्लीज़। वो अ सेशन के गाने थे। डिनर के बाद एलए जाने से पहले हम सब ट्रैक्स को प्री लिसन के लिए एक पेंशन में हुए। चंकी बहुत सारे गाने कट कर दिए गए थे। हमने उन सभी को सुनने के लिए एक सेशन रखा। उस वक्त इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और हम वहाँ थे और उन्हें सुनने ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। मुझे लगता है उस वक्त लगभग 15 गाने थे। हल्का सैब की ओपिनियंस, राय, अलग दिन। कुछ मेंबर्स को कुछ ट्रैक्स पसंद आए जबकि दूसरों को दूसरे नापसंद आने लगे। चंकी हम सातों के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और हम सभी ने अपने सोलोस रिलीज किए हैं और जैसा कि आप हमारे सोलोस से देख ही सकते हैं, वो सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। नए ट्रैक्स ऐड करने का जो डायरेक्शन हम लेना चाहते थे वो अलग था और जो डायरेक्शन हम दिखाना चाहते थे वो भी बहुत अलग था। सो हमें 10 एल्बम्स रिलीज करनी थे और 6 और आधा साल 5 ईयर्स के बाद टूर पर जाना था, तो हम सोच रहे थे कि उन सभी को एक में कैसे एकजुट करें। पास्ट में हम फ़ोन कॉल्स जैसी चीज़ें करते या खासकर मैं, अगर हम यून क्यों या किसी के जैसा थोड़ा बात करते थे, ये बातें सामने लाते हुए कि हम बहुत सारी म्यूज़िक सुनते हैं, तो हम मोस्टली यूज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज़ करते, राइट? पर अभी एक्चुअली एक चीज़ जिसे मैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों मानता हूँ, हालांकि ये एक्चुअली एक स्ट्रेंथ हाई वो ये है कि सारे मेंबर्स बहुत केयरफुल हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इस मैसिव और इंट्रिकेट रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हर कोई एकदम एक्सट्रीमली कॉशियस रहता है। अगर किसी मेंबर को कोई चीज़ नापसंद हो तो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इस वजह से चीज़ें सच में किसी एक सिंगल पॉइंट पर नहीं आती। एक या दो लोग ये नहीं करना चाहते थे, पर 5 या 4 ने कहा कि ये ठीक है और एक इंसान के पास कोई खास थॉट्स नहीं थे, ये कहते हुए कि जो भी सजेस्ट किया जाएगा वो बस वही कर लेगा। सो शुरू करने से पहले ही मुझे एक हंच था कि एल्बम बनाने, यूज़ रिलीज़ करने, परफॉर्म करने और टूर करने का ये पूरा साल भर का प्रोसेस इस बात से शुरू और ख़त्म होगा कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं। और मैं सही था।
तो हमने प्री सेशन ट्रैक्स में से कुछ गाने कट किए और फिर एलए चले गए। एलए में हालांकि मैंने ये कई बार मेंशन किया है, मैं एक्चुअली हर सिंगल डे काम पर जाता था, 6 days a week। हमने एक स्टूडियो सिक्योर किया था जिसे कॉन्वे स्टूडियोज कान कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ऑर्गेनिक और एक्सेलेंट स्टूडियो है। वहाँ 4 बिल्डिंग्स हैं, एक्चुअली 3, और उन्होंने 4 रूम सेटअप किए थे। हाडीन होमलैग प्रोड्यूसर्स, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स और टॉप लाइनर्स, वो लोग जो अच्छा गाते हैं और अपने मुंह से मेलोडीज बनाते हैं के साथ अंदर जाते थे, और हम हर दिन अलग तरीके से जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन बस में और जॉन गुक इस रूम में जाते और पूरा दिन वहाँ रहते, और दूसरे दिन बस वी और मैं इस रूम में जाते। सो किसी भी दिए गए दिन पर वहाँ जो लगभग 5 लोग होते थे, वो बिना चुके 1 या 2 गाने प्रोड्यूस कर लेते थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक वर्क प्लेस सिस्टम जैसा था, या शायद सॉन्ग मेकिंग वर्क प्लेस, या वही था। तो कंपनी ने सिलेक्शन प्रोसेस किया। वहाँ जेपैक माफिया था जिसने फायर में पार्टिसिपेट किया था, और एक्चुअली एक आर्टिस्ट जिसे मैं सच में बहुत पसंद करता हूँ, नेम्ड ओम 70 शे। यू 70 शे भी आया और उसने हमारे साथ लगभग 2 दिन काम किया। कुछ गाने फाइनल लाइनअप में जगह बना पाए और कुछ नहीं, पर ये इस तरह चला। सो पहले वीक के दौरान चंकी मेंबर्स इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं थे और इस तरह से काम करने के आदी नहीं थे। हम थोड़ा हेजिटेंट, पर लगभग 1 वीक बीतने के बाद मुझे लगता है हर कोई घुलना मिलना शुरू हो गया। हम कुछ राइटर्स को रिकॉग्नाइज करने लगे और इस तरह वो 2 महीने बीत गए। ऑफ कोर्स हमारा शुरुआत से स्विंग को टाइटल ट्रैक बनाने का कोई इरादा नहीं था। ऑफ कोर्स हम स्विंग से कुछ बेहतर चाहते थे, कुछ पावरफुल, एनर्जेटिक, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या था, पर ये बिल्कुल वैसा ही था। सो जब बीटीएस नेक्स्ट रिटर्न करेगा तो टाइटल ट्रैक क्या होना चाहिए? कोई कुछ भी कहे, वो सही आंसर भी हो सकता है या वो गलत आंसर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग हमसे डायनामाइट चाहते होंगे, जबकि दूसरे कह सकते हैं, वेल मुझे पक्का नहीं पता, वो जैसा कुछ चाहते होंगे, या हुलिगन जो हाल ही में रिलीज हुआ था, और कुछ कह सकते हैं, नहीं बीटीएस को इस तरह का कुछ करना चाहिए, उन्हें स्प्रिंग डे जैसा कुछ करना चाहिए। सो चंकी हम पिछले 1 दशक या उससे ज़्यादा वक्त में इतने सारे जॉनर्स और चीज़ों से गुजार चुके हैं, सबके दिमाग में अलग अलग गोल्स थे, फैंस अलग थे, यहाँ हमारे मेंबर्स के थॉट्स अलग थे, और मिलिट्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की ओपिनियन सब अलग थे। हम गैप को नैरो नहीं कर पाए। सो मुझे यहाँ जो डिफ़िकल्ट लगा वो ये था कि कोई कैप्टन नहीं था जो चीज़ों को बस अपने नेचुरल कोर्स पर चलने देता। एक कैप्टन एक लीडर या बॉस को ग्रुप को स्ट्रांगली लीड करने की और क्या सही है या गलत ये डिसाइड करने की ज़रूरत होती है, पर उस वक्त ऐसा करना एक्चुअली बहुत मुश्किल था, इसीलिए ये इतना हार्ड है। इनफैक्ट हमने कोई रास्ता सेट किए बिना ही एल्बम बना दी। सो जब ये एल्बम बाहर आई, मैंने नेचुरली सोचा कि फर्स्ट टाइटल से शुरू करते हुए, हो ब्रो, पसंद और नापसंद स्प्लिट हो जाएगा, पर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एक प्लेयर के तौर पर मैं इसे एक मिरेकल मानता हूँ कि ये एल्बम रिलीज हुई। मैं सच में बिलीव करता हूँ कि इसका बाहर आना एक मिरेकल है, चाहे ये डिसअपॉइंटिंग था, चाहे ये कोई स्लम्प था, या चाहे लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये फैक्ट कि हम यहाँ एक साथ वापस आए, जैसा प्रॉमिस किया था एक प्रॉपर एल्बम रिलीज की, और परफॉर्मेंसेस और टूर्स रेज्यूमे किए, ये सच में एक मिरेकल है। ऑफ कोर्स इस चीज़ और उस चीज़ के बारे में रिग्रेट्स हैं, और हर चीज़ रिग्रेटेबल है। मैं भी रिग्रेटफुल हूँ, पर हमने बिना किसी एक ड्रॉप आउट के, बिना किसी एक इंसान के बीमार पड़े, या बिना किसी एक इंसान के कैंसिल किए, इसे सेफली मैनेज कर लिया है। और एनीवे, आप सभी की वजह से हमारा स्केल बड़ा हो गया है, तो जब हम कोई एल्बम शूट करते हैं तो स्केड्यूल मैनेज करने के लिए रफली लगभग 1 साल से 1.5 साल पहले अमून प्लान करना पड़ता है, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे साथ मूव कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, क्या ये बस इस तरह और उस तरह करने का मामला नहीं है, पर वो काम नहीं आया। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसे क्रिएट करना इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट था। अगर कोई रिग्रेट आप फील करते हैं, तो वो शायद एक स्ट्रॉन्ग कोर एलिमेंट की कमी या इस फैक्ट के बारे में है कि हमारे पास कोई कैप्टन नहीं था, पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। इस सब से गुजरना ही था। मुझे लगता है हम एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ कई बार जब हम इवेंचुअली दोबारा कुछ क्रिएट करने के लिए एक साथ आए, तो इस तरह की एल्बम जो थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड और अलग-अलग चीज़ों का मिक्स है का बाहर आना पक्का ही था। सो एक एक करके उनसे गुजारते हैं, बॉडी टू बॉडी। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, वाइट बॉडी ओरिजिनली एक प्री सेशन ट्रैक था। हालांकि मैं और कैथी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, मीनिंग मैंने खुद पहले बहुत सारी सॉन्ग राइटिंग
की है चंकी मैं नेटिव नहीं हूँ। हमने पूरी तरह से यूएस के एक प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर के साथ कोलैबोरेट किया। हमने उनके साथ खासकर इसलिए काम किया क्योंकि लिरिक्स का एक पार्ट था जिसे हम और भी डीपली ब्लेंड इन करना चाहते थे। सो वाइट बॉडी ओरिजिनली एक बहुत ही सेक्सुअल सॉन्ग था जिसे बॉडी ऑन बॉडी कहा जाता था। अगर मुझे सही से याद है ये कुछ ऐसा था, आई नीड सम बॉडी ऑन बॉडी। आपको जनरल आइडिया मिल गया, राइट? सो चंकी हम एक सेक्सुअल सॉन्ग बना रहे थे तो हम भला क्यों एक नहीं कर पाते? हमने एज के बारे में डिस्कस किया, पर मेरा मतलब है, आप पूछते हैं कि मेरा क्या मतलब है। हमने नहीं सोचा कि बिना किसी रीज़न के बस एक सेक्सुअल सॉन्ग रिलीज़ करना हमारा काम है। तो हमने हैंड टू हैंड पर डिसाइड किया, नाइट ओलंपिक्स माइन कोरियाना मेंबर्स के हैंड इन हैंड परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हुए हमने इसे बॉडी टू बॉडी में बदल दिया, जैसे वो गाना जहाँ वो हाथ पकड़ते हैं। सो हम चाहते थे कि ये एमसम हो। फिर डॉक्यूमेंट्री में उस सीन के बारे में बहुत सारी बातें थिन रिगार्डिंग की अरिरंग को इंक्लूड किया जाए या नहीं। हालांकि कॉन्टेक्स्ट के कुछ पार्ट्स ओमिट हो गए थे। मैंने इसे एग्जैक्टली 3 बार सुनने के बाद समझ लिया था। मैंने सोचा इसकी एक वजह है। मेरा मतलब है, चंकी मेन लंबे वक्त से बिना अरिरंग के ओरिजिनल वर्जन को सुन रहा था, तो बॉडी टू बॉडी सुनना पहली बार थोड़ा अनफैमिलियर लगा और कुछ ने आर्ग्यू किया, क्या ये बस फोर्स्ड नेशनलिज्म नहीं है? एक्चुअली ये कंटेंशन का एक वैलिड पॉइंट है, बट अल्टीमेटली जब लाइव परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाए तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस मेंबर्स ऐसा लगा जैसे अस पार्ट का वेट कर रहे थे और थे उसी वक्त उन्होंने एक साथ मिलकर कोरियन फोक सॉन्ग गाया। मुझे फील हुआ कि जो सीन आप हमें दिखा रहे दे बस कोई ऐसा सीन नहीं है जिसे आप रिक्रिएट करने के लिए फोर्स कर सकें। मुझे वो क्लिप भी बहुत पसंद है, पर होबी को मेरे साथ इतने एनर्जेटिकली डांस करते हुए देखना जानकर, जबकि मैं बस इस तरह खड़ा था, मैं सीरियसली एक पैनिक में था। सीरियसली मैंने सोचा ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है, अरिरंग को टाइटल के तौर पर चुनने के बारे में मैंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया था। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, अरिरंग एक्चुअली यूसेज और मीनिंग के मामले में एक बहुत ही नैरो वर्ड है। अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो जोंगसोन अरिरंग है, ग्योंगी अरिरंग हाई और वो सब है, पर यह बस 7 जावन कोरियन मर्दों के लिए एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम कोरिया के देहाती बम्किन्स के अलावा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल अमेरिका मुजिया इवेंट के बाद मैंने लोकल अमेरिकन आर्टिस्ट्स और प्रोसेसर्स के साथ कुछ इंग्लिश बोलने और कुछ सच में कूल करने के लिए आफ्टर पार्टी में जाने के बारे में सोचा, पर मैन एंड में नहीं गया। वो बस ये था कि मैं डरा हुआ था, और चंकी मैं और मेंबर्स दोनों को इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, और जो फ्रेंड्स पार्टीज़ या इंग्लिश पसंद नहीं करते वो दूर रहते हैं। मैंने ये बात उठाई ही क्यों? एनीवे, रियल पॉइंट क्या था फिर से? एनीवे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें एक बड़े डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, उस तरह का डायरेक्शन। सो हमें इन कोरिया की रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या चीज़ हमारी टीम को दूसरे कोरिया की रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या चीज़ हमारी टीम को दूसरी टीम से अलग बनाती है। हमने पहले क्या किया है और एरा कितना बदल चुका है। ऑनेस्टली, कोई भी प्रोड्यूसर आए और अभी हमसे एक बीटीएस एल्बम बनाने को कहे तो ये शायद दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होगा। मैंने एक्चुअली स्टाफ से खुद ये बात कही थी। राइट नाउ ये एक्चुअली दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है। इट इज़ पॉप एंड फूड और सिमल्टेनियसली पॉप है। हम एक लंबे वक्त के बाद वापस आए हैं और सेपरेशन का एक पीरियड था और टाइम्स बदल चुके हैं। हम बस चुपचाप नहीं बैठ सकते थे और सवाल ये था कि हम कितना बदलेंगे। एनीवे, चंकी अरिरंग को एक्सप्लेन करना एंडलेस होगा, तो यही इसके पीछे का मीनिंग था। आज सेंस में बाइट बॉडी के बारे में मैंने एक्चुअली पहले सोचा था कि ये बस एक सेक्सुअल सॉन्ग है जिसका बीट और मेलोडी अच्छा है, पर लिरिक्स भी बस सेक्सुअल थे। मुझे लगा जैसे ये एग्जैक्टली उस तरह का गाना नहीं था जो हम करेंगे। मैंने सोचा कि क्या हमारी वॉइसेस अच्छी साउंड करेंगी जब इस पर लेयर की जाएंगी। पार यूएस लाइन, आई नीड द होल स्टिंग इन जे, और अल्टीमेटली अरिरंग या बॉडी टू बॉडी जहां हम एक हो जाते हैं, मैंने इसे परफॉर्मेंस का एब्सोल्यूट हाईलाइट मानता हूं। और पर्सनली सबसे एक्साइटिंग मोमेंट जब हमने एक साथ बॉडी टू बॉडी परफॉर्म किया। हमने अरिरंग गाया और फिर नीड द होल स्टेडियम टू जंप पर वापस आए। एनीवे, जबकि हमने अरिरंग को एक्सेप्ट किया, हमने रिटर्न वाले पार्ट पर स्ट्रांगली इंसिस्ट किया और इसे लेने में कामयाब रहे। सो अल्टीमेटली क्या करना है ये डिसाइड करने में कंपनी और आर्चीज इन्वॉल्व्ड होते हैं,
पर डिसीजन कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ के ज़रिए लिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्री दिखाती है वो एक्चुअली बस एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, तो ये इस तरह है। मुझे लगता है ये अच्छा बना, हल्की। यस, अल्टीमेटली एक सॉन्ग तभी कंप्लीट होता है जब उसमें लाइव परफॉर्मेंस और आपका सिंग अलोंग इंक्लूड हो। आजकल सिर्फ सुनने के लिए बने म्यूजिक का होना सच में बहुत डिफिकल्ट है। वीडियोस हैं, विजुअल्स हैं, एल्बम कवर है, लिरिक्स हैं, चाहे टाइटल लोअर केस में हो, चूंकि आजकल इस सेंस में कोई बाउंड्रीज नहीं है। बरी बारिट बॉडी एक ऐसा ट्रैक था जिसे अल्टीमेटली इंक्लूड होना ही था, और मुझे लगता है ये अच्छा बना। दैट इज इट। ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे 1 घंटे के अंदर रैप अप करने की कोशिश करूंगा। हुलिगन के बारे में, वेल, ये शायद होबी और जॉन गुक के रूम से ओरिजिनेट हुआ था। चंकी जॉन गुक और होबी बहुत सारी इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व थी, और जैसा कि आप जानते हैं, मुझे नहीं पता क्यों जॉन गुक सडनली हुलिगन कीवर्ड लेकर आया, पर उसने वॉच दिस, व्हाई इज इट गोइंग और पार्टिंग के बारे में पार्ट लिखा। वहां से उसने लोकल सॉन्ग राइटर्स के साथ लिरिक्स को फ्लैश आउट करने के लिए काम किया, और मैंने भी कुछ रिविजन्स किए। बहुत सारे लोगों ने इसे एडिट किया, और इस तरह ये बाहर आया। एल्विन चो वो इंसान जो रोसालिया के साथ बहुत काम करता था, उसने हमारे साथ 10 दिन से ज़्यादा काम किया, और उनके बीच बहुत सारे सच में फन ट्रैक्स थे। कुछ ट्रैक्स ऐसे थे जो कायल की वॉइस से शुरू होते थे, या फिर ट्रैक्स जिनमें मोटरसाइकिल की आवाज़ें थीं, या गेम बॉय की आवाज़ें थीं, और ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स थे। जब ये सॉन्ग लगभग 1 महीने बाद होबी और जॉन गुक न जुंगकुक के रूम में बनकर सामने आया, तो कंपनी और यहाँ तक कि बैंग योकफी, बैंग शिह्यूक, बैंग पीदी को ये इतना ज़्यादा पसंद आया कि ये सॉन्ग एक स्टैंडर्ड बन गया। सो ये सॉन्ग जो कि एक ऑल्टरनेटिव हिप हॉप ट्रैक है जैसे रेगन पार, उसे थोड़ा खतरनाक है और एक टाइटल ट्रैक के लिए ज़्यादा फिटिंग है, वो स्टैंडर्ड बन गया। हमने इस सॉन्ग एक लेट जुलाई और अर्ली अगस्त में रिलीज़ किया, और अगस्त का बाकी वक्त एक ऐसा सॉन्ग बनाने में बिताया जो इससे भी आगे निकाल सके। इस तरह का एक सिग्निफिकेंट रोल होबी और जुंगकुक ने प्ले किया था। जब हमने पहली बार वहाँ के लोगों के साथ इसे सुना, तो ट्रैक बस बहुत ही अच्छा था, और चंकी कीवर्ड हुलिगन एक्चुअली थोड़ा डर्टी था। मुझे लगता है वो एक बड़ी बात थी। ओरिजिनली ये एक सच में इंटेंस स्टाइल था जिसके लिए लड़कों ने पुश किया था। वहाँ तयांग और चुओं के लिए कोरियोग्राफी थी, पर हमने कंपनी के आइडियाज़ और अलग अलग लोगों की ओपिनियंस के बेसिस पर इसे चेंज कर दिया। हमने डिसाइड किया था कि इस वर्जन के साथ एक चैलेंज करेंगे और मेन सॉन्ग से इसे ट्राई करवाएंगे, पर जैसा एक्सपेक्टेड था, एक चैलेंज ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ इसलिए हो जाए क्योंकि आपने इसे करने का डिसाइड किया है। इन द एंड वहाँ एक दूसरी कोरियोग्राफी थी जिसे हमारे एक फ़ैन ने क्रिएट किया था। वो है हिप शेकिंग एज कोरियोग्राफी एक चैलेंज बन गई, और हर कोई इसे कर रहा था। हमने ये सोचते हुए इसे क्रिएट किया था कि इसे करना ईजी नहीं होगा, पर ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं बना था। इसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि आप सिर्फ किसी चीज़ को टारगेट करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम कर जाएगी। पर एनीवे, ये बहुत ग्रेट था कि इतने सारे लोगों ने हुलिगन पर वीडियो बनाए। मुझे फ्लिरगन की बिहाइंड द सीन्स स्टोरी पूरी नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाद में जुंगकुक या होबी से पूछेंगे जब वो इस सॉन्ग का लाइव परफॉर्मेंस करेंगे, मैं इसे कैसे कहूँ। मुझे लगता है मैं एल्विन चो और होबी के साथ बहुत ज़्यादा टिका रहा। मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन सच में बहुत अच्छा था। एनीवे, सॉन्ग बाहर आया, और ये सॉन्ग हैंड कम सेशन के बीच में एक की पॉइंट बन गया, और वो सॉन्ग जो हुलिगन के सिमिलर टाइम फ्रेम के दौरान सामने आया, वो हाई एलियन। फिर ये भी शायद जुंगकुक और होबी के रूम से ही निकाल कर आया था, माइक विल्डिक, वही जिसे सब जानते हैं, माइक विलमेट। ये एक बहुत ही यूनिक ट्रैक है ना? मैं सोच रहा था कि वो उस दम दम लाइन को कैसे यूज़ करेंगे, पर उन्होंने एक्चुअली एक ग्रेट जॉब किया। क्या वहाँ सॉन्ग राइटर चार्ल्स था? मुझे लगता है उसने सच में बहुत अच्छा काम किया। एनीवे, इस सॉन्ग के बारे में मैं समझता हूँ कि शुरुआत में वो एक लंबे वक्त तक रब करने के प्रोसेस से गुजरे, फिर यूज़ कट किया और यूज़ रिपीट किया। जुंगकुक और होबी के पास बहुत सारी थिन और एलियंस का ओरिजिनल टाइटल एंजेलिस था, सो वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, पर एंडरलेस सुनने में थोड़ा खाली खाली लग रहा था। वी हैव नो एंड, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ज़्यादा गुलमोल है, पर एंडलेस, सो उन्होंने इसे बदलकर एलियंस कर दिया। गाइस, हम कोरिया से आए एलियंस हैं। हाय, इस बारे में क्या ख्याल है अगर हम इसे इस तरह करें? एलियंस का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, और मैंने सोचा कि ये एक ऐसा सॉन्ग था जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के लिंग्विस्टिक फ्लेयर को प्रिजर्व रख सकता सा, जबकि लिसनर्स को हमारी ओरिजिनलिटी का थोड़ा और एहसास करा सकता था।
एनीवे, अगर आप लिरिक्स को देखें तो आपको वो समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा रस्टिक वाइब है, पर वो इंटेंशनल था। ऑफ कोर्स मैं और भी पोएटिक और सोफिस्टिकेटेड, शानदार लिरिक्स लिख सकता था जहां हम सच में कोरियंस पर प्राउड फील कर रहे हों, पर मुझे एग्जिस्टिंग लाइंस के वर्ड्स को प्रिजर्व करना था। ये सॉन्ग बस ऐसा है, ओ हम एलियंस हैं तो क्या हुआ। वहां एक फन मज़ेदार चीज़ चल रही है जहां फॉरेन आर्माइज इसके साथ गाते हैं, जिससे एक तरह का शिफ्ट या रिवर्सल क्रिएट होता है। सो मैं एक्चुअली चाहता था कि लोग लिरिक्स को रिकॉग्नाइज करें, चाहे वो मजाक उड़ाने के लिए हो या मॉकिंग के लिए। इस सॉन्ग के लिरिक्स एक्चुअली बहुत सीधे साधे हैं, तो एलियस के लिए उन्हाइन कोरियन में लिखना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था। एक्चुअली पहले हमने बहुत सारी इंग्लिश यूज़ की थी, पर मेंबर्स को प्रोनाउंसिएशन के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। और चूंकि ये सॉन्ग कोरिया के बारे में है, तो कोरियन और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस करते हुए लाइंस के बारीकियों को सामने लाने में एक बहुत लंबा वक्त लगा। यस तो मुझे याद है मैंने इस पर रिवीजन करने में बहुत सारा वक्त बिताया था। यस और अब रिगार्डिंग टॉफिया, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, फिया एक्चुअली उन प्रोजेक्ट्स में से एक था जिस पर हमने फ्लिगन से आगे निकालने के लिए काम किया था, यानी क्योंकि हम एक ऐसा सॉन्ग क्रिएट करना चाहते थे जो फ्लेगन से ज़्यादा टफ और बेहतर हो। आप फ्लुमोसा को जानते हैं राइट? वो वही है पिछले ज़माने के उस इनक्रेडिबली फेमस सॉन्ग सडनली या ऐसी ही किसी चीज़ के साथ बूम को लीड किया था। उसने सच में स्ट्रेट स्टेप बूम, या क्या मुझे इसे टॉप स्टेप कहना चाहिए, को स्पीयरहेड किया था। एनीवे ये फ्यूचर बास है, वो मेन फिगर है फ्यूचर बेस बूम को लीड किया था। फ्लूमे और जे पैक माफिया इन्होंने हाल ही में एक एल्बम रिलीज़ की है जिसे जे पैक माफिया कहते हैं। वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल ऑल्टरनेटिव हिप हॉप के लीडर्स वो लीडर है, और उसके ट्रैक्स बस इतने अच्छे हैं और उसके आइडियाज़ इतने ग्रेट हैं कि हमने इस बार उन्हें बहुत ज़्यादा एज अ रेफरेंस यूज़ किया। तो इन दोनों ने पिछले साल एक साथ एक एल्बम रिलीज़ की थी, या क्या वो पिछले से पिछले साल था। एनीवे डिप्लो का नेटवर्क बहुत वाइड है, वो हमारा यूएस हेड था, पर मैं इन कंपनी से कहा कि मैं हर हाल में डिप्लो और ई पैक माफिया के साथ काम करना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए। तो वो आया और उस प्रोसेस में उसने एक फ्लूमे बीट पर किया। फ्लूमे वाह वहान हजारन बीट्स दिन मैं उन सभी को नहीं सुन सकता था, तो मैंने लगभग 200 बीट सुनी, और फिर ये एक बीट जो मोटरसाइकिल की स्टोरी से शुरू होती है वो बस बहुत अच्छी थी। इस बार काम करते वक्त जब तुक तुक पार्ट जर्सी क्लब के तौर पर सामने आता है, तो वो बस एपा, क्योंकि जो फ्रेज सॉन्ग कैंप में सबसे ज़्यादा तार सामने आता था वो दैट्स फायर। हम ये मजाक में भी कहते थे, जब हम बस आपस में चीज़ें कर रहे होते हैं और पूरा दिन यही करते रहते हैं, तो हम थक जाते हैं। सो सॉन्ग इज मेलोडी, और उस मेलोडी के बीच बैक एंड फोर्थ जा रहा था, और फिर सडनली बाकी लड़के कुछ ऐसा कहते जैसे हेल, और फिर ये हो जाता बार फायर। ये मेरी आदत है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोरियन लोग पूछते हैं खाना खा लिया, ज्ञान चलो सच में खाना खाते हैं। ये थोड़ा उस तरह का फीलिंग था। ये सच में बहुत फनी था कि मुझे डेथ फायर कहने वाले कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश हो रही थी, तो मैंने बस सोचा क्यों ना हम डेथ फायर के साथ ही ट्राई करें। तो मैं इस चीज़ और उस चीज़, इस चीज़ और उस चीज़ से गुजरा, और सबने बस यही कहा कि ये ओके साउंड कर रहा है। तो मैंने जे पैक से कहा, ह्यूंग अगर तुम ये करते हो तो बस इस तरह की चीज़ के साथ ट्राई करो, क्या तुम इसे थोड़ा मेसअप कर सकते हो। और ठीक वही वो ऐसा था। मैंने ये किया, फिर ये किया, और फिर ये किया, तो मैं ऐसा था, ओह यही है। बाद में मैंने मेलोडी ऐड की और इस तरह ये बाहर आया। पर्सनली मैं बस सच में एक क्रेजी सॉन्ग बनाना चाहते था। आप चूंकि आलियन हुलिगान और पैंट्स सबका एक मीनिंग है, मुझे लगता है मैंने एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन की थी जहां हम बिना सोचे बस एंजॉय कर सकें एक ट्रूली ब्रेन लाइक परफॉर्मेंस, जहां हम सब आसपास जंप करें और क्रेजी तरीके से बर्न। मैंने एक ऐसा सीन एनविजन किया जहां हम सब बस जंप कर सकें और साथ में खेल सकें, ये कहते हुए एवरीथिंग दैट्स फायर, कोई वर्ड्स नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसने इवेंचुअली फिट द बिल। एक्चुअली शुरुआत में कुछ मेंबर्स इसे लेकर उनश्योर थे, पर परफॉर्मेंस के बाद सबने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा हमें उस सॉन्ग की ज़रूरत थी। सो जो गाने सही बैठते थे वो अंदर आ गए। नेक्स्ट है डोंट यू, हमारे एल्बम का वर्किंग टाइटल एक्चुअली एंड BTS 2.0 था। पूरा प्रोजेक्ट यानी BTS 2.0 प्रोजेक्ट शायद लगभग 1 साल से 1.5 साल तक इसी वर्किंग टाइटल के अंडर रहा।
अरिरंग छेओन। उसके लिए भी शायद हम में से 3 जीन, होबी और वी रूम से बाहर आए। और चूंकि मैं माइक विल मेड इट को इतना पसंद करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता था जब मैं अकेला अंदर जाता था। क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ और मैं रैपिंग करता हूँ, तो ऐसे टाइम्स थे जब मैं ज़्यादातर अकेला जाता था। पर मुझे लगता है अकेले अंदर जाने की कुछ लिमिटेशंस थिन अब जब नए फ्रेंड्स गैदर हुए हैं और हम दूसरे सॉन्ग राइटर्स के साथ काम कर रहे हैं। भले ही मेरी वॉइस थोड़ी भारी है क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड है, पर जब मैंने इसे सुना, खासकर जब ओबी राइटर स्टॉप कहता है, मैंने सोचा वाह, ये ट्रैक बहुत फैसिनेटिंग है, ये ट्रैक बहुत फ्रेश है। मैंने ये भी सोचा पर इस ट्रैक को इंक्लूड होना ही होगा। यूजुअली जिमिन और मेरी ओपिनियंस ऑपोजिट होती हैं, पर मैंने सोचा कि इसे एब्सोल्युटली हर हाल में अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही एक मतरा सॉन्ग है जहां हम कोरियोग्राफी, परफॉर्मेंस और उस इंटेंस एनर्जी को प्रॉपरली शोकेस कर सकते हैं जिसे लोग पहले से ही लव करते हैं। ये मेरा एब्सोल्यूट बिलीफ था। हाउएवर, जिमिन और बाकी वोकलिस्ट्स ने थोड़ा स्ट्रगल किया, खासकर अगर आप 2-0 को क्लोजली सुनेंगे, तो वहाँ वोकलिस्ट्स के लिए सिर्फ एक मेलोडी है, पर इसे जिंदा करना सच में बहुत हार्ड है, क्योंकि नोट्स बहुत हाई हैं और लिरिक्स के उस बारीकी को कैप्चर करना सच में बहुत डिफिकल्ट है। वो एक ऐसी मेलोडी थी जिसे आप तभी पुल ऑफ कर सकते थे अगर आपको ब्लैक म्यूजिक या उस कैलिबर की किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग हो। वो मेलोडी लाइकली चार्ल्स नाम के एक फ्रेंड ने लिखी थी, और क्योंकि उसकी वॉइस बहुत थिन है, तो कोरिया के मेंबर्स के लिए इसे हैंडल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। इसलिए उन्होंने इसके साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया। गाइड टू यो वो पार्ट था जिसमें वोकलिस्ट्स ने पूरी एल्बम की रिकॉर्डिंग के दौरान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद भी मुझे लगता है उन्हें फील हुआ कि इसे गाना थोड़ा ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, या वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। सो राइट अब जब तक सेट लिस्ट डिसाइड नहीं हो गई, इसे रिमूव करने के काफ़ी सारे सजेशंस थे। मुझे लगता है वी को भी ऐसा ही फील हुआ था, पर मैन और दूसरों ने इंसिस्ट किया कि ये एब्सोल्युटली बिल्कुल काम नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। सो ये एक रिलीफ है। इन द एंड ये इस तरह निकल कर आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही था, और मेंबर्स भी अब इस सॉन्ग को लव करते हैं। मुझे लगता है कि इस सॉन्ग के बिना हमारे लिए कोरियोग्राफी करना डिफिकल्ट होता। हनरी के लिए इसकी कोरियोग्राफी करना ऑकवर्ड होता, और जबकि एलियंस एक बना सकता था। मुझे फील हुआ कि उसमें वो फ्रेश न्यू वाइब नहीं होती, बट फॉर्चुनेटली भले ही मेरे दोस्तों को सच में बहुत हार्ड टाइम देखना पड़ा होगा, पर जब हम ये कर रहे थे इन द एंड, चंकी मैन अभी इस वक्त इतना ज़्यादा फ्लाई कर रहा हूँ, सब लोग, मैं हमेशा डांस लाइन चंकी में हर बार डांस करने में उतना अच्छा नहीं था। मैं 2.0 की कोरियोग्राफी बहुत अच्छे से करना चाहता था, इसलिए मैं इन हर दिन डांस लेसन्स शुरू होने से 1 घंटे पहले आकर प्रैक्टिस करता था, और फिर उनके ख़त्म होने के बाद जाने से पहले और 30 मिनट्स प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं हमेशा जंगकुक, जिमिन, होसेओक और तयांग वी को देखता और सोचता था, मैं सच में कोई पुशओवर कमज़ोर नहीं बनना चाहता। मैं उनकी तरह कूल और स्टाइलिश बनना चाहता हूँ। मेरा पास भी अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं हमेशा उन्हें और डांसर्स को एनालाइज करता रहता था। एनीवे, इस सॉन्ग से जुड़ी मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, और बहुत सारे लोगों ने म्यूजिक वीडियो को बहुत लव दिया। सो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा और मीनिंगफुल सॉन्ग था, जिसने हमें अपने ट्रू सेल्फ को प्रिजर्व करते हुए एक नया कदम आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं इस सॉन्ग के लिए माइक, चार्ल्स, जंगकुक, होबी और तयोंग का सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। ओह मैन, मैं ट्रबल में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? वेल, मैं बस आगे बढ़ूँगा। मैंने शुरू किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाद में आप लोग अरिरंग पर मेरे थॉट्स देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या-क्या किया, चूँकि मुझे हर एक पार्ट नहीं पता। तो प्लीज़ इसे बस मेरा पर्सनल कमेंटरी और रिव्यू ही समझें। अब अगला ट्रैक है नंबर 29, खासकर सोंगडोक तेयांग शिनजोंग, डिवाइन बेल ऑफ किंग सोंगडोक। जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं एल्बम पर काम कर रहा था, मैं गोंगिक सेंट्रल म्यूजियम के हेड खसकार, जो करंट डायरेक्टर हैं, यू हंगजून से मिला और मैंने ये स्टोरी सुनी। उन्होंने कहा कि वो 15 या 20 साल बाद इंस्पेक्शन के लिए सोंगडोक तेयांग शिनजोंग को दोबारा रिंग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट लोग आएं और इसे बजाएं। तो उन्होंने मुझसे ग्योंगजू, आप जानते हैं, ग्योंगजू जाने और वहां इसे बजाने को कहा। मैं सच में इसे सुनना चाहता था, पर मैं नहीं जा सका क्योंकि उस वक्त मेरा स्केड्यूल मैच नहीं हुआ। मैं नहीं जा सका, पर तब ये आइडिया सामने आया, शायद अलग-अलग तरीकों से ये चीज़ भी निकाल कर आए। पहले की तरह स्किट्स करने के बजाय जहाँ हम बस घर में बातें करते,
रहते थे हमने इस तरह की किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने का डिसाइड किया। हमने सोचा कि फ्रंट सेक्शन, जिसमें एक बहुत हाई पिच्ड रिदम है, यूज़ बैक सेक्शन से अलग करना मीनिंगफुल होगा, जो कि एक सो कॉल्ड इमोशनल पॉप स्टाइल सेक्शन है। सो फ्रीक्वेंसी साइड बार, यह लगभग 1 मिनट सॉर्शिट सेकंड से 1 मिनट 37 सेकंड के आसपास ख़त्म होता है, जहाँ फ्रीक्वेंसी फेड आउट हो जाती है। तो ये सच में एक शेम है कि मैं एक्चुअली इसे सुन नहीं सका। मुझे लगता है अगर मुझे कभी इसे बजाने का मौका मिला, तो मैं सच में इसे बजाना और लिस्टन करना चाहता हूँ। मैं किसी दिन कॉन्सर्ट में भी इसे प्ले करना चाहूँगा। लेट्स गो। नेक्स्ट है सिम और एक्चुअली मुझे ये सॉन्ग सच में बहुत पसंद है। मेरा मतलब है मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, क्योंकि ये डायनामाइट जितना एक्साइटिंग नहीं है और ना ही इसमें ना फ्लीगन 2.0 जैसा इंटेंस हिप हॉप परफॉर्मेंस है। इतना बोरिंग और थोड़ा सा धीमा सॉन्ग क्यों सामने आया? फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी ये है, सिम से बेहतर कोई सॉन्ग सामने आया ही नहीं हमारा। सिम को फाइनल ट्रैक बनाने का कोई इरादा नहीं था, पर हमें रेडियो एयरप्ले को भी कंसिडर करना था और अल्टीमेटली सॉन्ग के पोटेंशियल और इस साल इसकी वर्सैटिलिटी को देखते हुए सिम ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। यहाँ तक कि सुमिम के साथ भी बहुत सारी और एक्चुअली ये शायद इसलिए है क्योंकि आरमाइस ने सच में इस वाले को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। पर आजकल जबकि लीड सिंगल या सिंगल का कॉन्सेप्ट होता है, मुझे लगता है टाइटल ट्रैक एक्चुअली एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। ये खासकर पॉप में सच है और यूएस में तो और भी ज़्यादा। वहाँ सच में टाइटल ट्रैक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इस बार अरिरंग ख़त्म करने के बाद मुझे जो चीज़ सच में अच्छी लगी वो ये थी कि सुनीम के अलावा योनोंग चार्ट हुआ, जो कि सच में इसलिए है क्योंकि मेरे सुनने इसे बहुत डिलीजेंटली सुना पर बारे to बारे भी एक हॉट टॉपिक बना और उसके बारे में बात की जा रही थी। फ्लैगन 2.0 और नॉर्मल मुझे वो बहुत पसंद है। एक आइडल ग्रुप के लिए इस तरह के एल्बम रिलीज करना और उसके इतने सारे सॉन्ग्स का टॉक ऑफ द टाउन बनना और चार्ट करना सच में बहुत डिफिकल्ट है। वेल, सुनीम कानों को अच्छा लगने के मामले में थोड़ा वीकर हो सकता है, पर फिर भी ये इतना इतना अच्छा था कि इस एल्बम के बारे में ओवरऑल बहुत सारी बातें हो रही थीं। सुनीम को रिलीज होने में सच में बहुत लंबा वक्त लगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 2024 में ये कहना एक बहुत ही सच चीज़ है, पर मैं इसे बहुत सारी इमोशंस वाला सॉन्ग बनाना चाहता था। चंकी ये एनीवे टाइटल ट्रैक बन गया और क्योंकि कोई ऐसा रेडियो सॉन्ग सामने नहीं आया जो इससे आगे निकाल सके, मुझे बस ऐसा फील हुआ जैसे ये लाइफ एक तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो। भाले जी, मैं एक्चुअली स्विमिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही था जब मैं मिलिट्री में था, दिन ब दिन वेट करना, भात तकना, बस दिन ब दिन स्विम करते जाना, एक एक सांस के साथ स्विम करना। सो मुझे लगता है ये सॉन्ग एक्चुअली बहुत सड है। ये हमारे थरीस में एंटर करने, मैच्योर होने, आप सभी के साथ रैपर्स फॉर्म करने और एक ऐसी लाइफ जीने को रिप्रेजेंट करता है जो थोड़ी और ग्रोन अप है। मुझे लगता है ये 30 समथिंग वाले बीटीएस के लिए एक सॉन्ग जैसा है। तो पर्सनली लिरिक्स और सॉन्ग के एसेंस के मामले में ऑफ कोर्स ये अच्छा होता अगर कोई इससे बेहतर टाइटल ट्रैक होता, पर ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मुझे लगता है मेरे साथ बहुत लंबे वक्त तक रहेगा और मैं एक्चुअली उम्मीद करता हूँ कि इसे और भी ज़्यादा लव माइल। ऑफ कोर्स नेचुरली हम एक ऐसी टीम है जहां परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चूंकि हम इस तरह के हिप हॉप साउंड और अन इंटेंस स्टाइल्स के बेसिस पर ग्रो अप हुए हैं, तो ये पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता। पर सुमीम मेरे लिए बस ऐसा ही है। मेरे लिए सुमीम सच में एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैं अपनी ग्रेव कबार पर सुनना चाहता हूँ। ये एक लव सॉन्ग जैसा साउंड करता है, पर ये बस लाइफ के बारे में एक स्टोरी भी है। मैं चाहता था कि ये दोनों के थोड़ा बीच में साउंड करे। आपको यहाँ देखना जहाँ मून और शार्क्स राइज हुए हैं, आप कोई ऐसे हो सकते हैं जिसे मैं लव करता हूँ, एक फैन, मैं खुद, या वो लाइफ जिसे मैं देख रहा हूँ। मैंने सोचा ये एक सच में डीप सॉन्ग था जिसने हर तरह के इमोशंस को अच्छे से समेटा। सुइम के लिए ये थोड़ा इस तरह है। पर्सनली ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और लव मिला होता, पर एनीवे इसलिए मैंने थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील किया। ओह आई एम सॉरी, मेरी वॉइस इतनी बैठी हुई है। चंकी मैंने आज इतना परफॉर्म किया और इतनी हार्डवर्क की, मुझे लगता है मैं इस सड नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोग अब लिरिक्स नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली इस एल्बम के ख़त्म होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मेरी स्टोरी सुनने के बाद लोग थोड़ा और क्लोजली सुनेंगे, ये देखने के लिए कि हम एल्बम के अंदर क्या मैसेज पहुंचा कर रहे हैं। पर्सनली मैं यूस विश को एक्सप्रेस कर रहा हूँ।
मेरे पास स्विम के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है और मैं बिलीव करता हूँ कि फ्यूचर में बात करने के लिए और भी चीज़ें होंगी। कल मुझे ये सच में पसंद आया। मुझे लगता है कि इस स्ट्रीम कैंपेन भी सच में बहुत अच्छा था। हम बस दिन ब दिन स्विम करते रहते हैं और ऑनेस्टली लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं और बहुत सारे सैड मोमेंट्स। ये बस एक स्विंग जैसा फील होता है। नेक्स्ट है मैरी गो राउंड और इसके साथ भी वैसा ही है। एक्चुअली हम सेम वाइब शेयर करते हैं परसू। क्या मेरी बैटरी काफ़ी है? मुझे नहीं पता। शायद बस स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दूँ। Okay, anyway, मैरी गो राउंड के लिए एक फ्रेंड था जो शुरुआत में आया था जब हम सॉन्ग्स पर काम कर रहे थे। जो प्रोफेशनल्स आए थे उनमें सम नाम का एक बंदा था, वहन सम नाम का ये फ्रेंड था। और जब हम सॉन्ग्स पर काम कर रहे थे और चैट कर रहे थे तो तामे इम्पाला का टॉपिक सामने आया और मैंने कहा मैं तामे इम्पाला का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। एक्चुअली मैं उनके साथ काम करना चाहता था। मैं उनके सोलो करियर के दौरान भी ऐसा नहीं कर सका, पर अब वो कहता है कि वो तामे इम्पाला का फ्रेंड है। दैट इज़ इट। हम साथ काम करते हैं, तो मुझे सुरे नहीं है कि ये तम इम्पाला की अपनी बीट है या कोई ऐसी बीट है जिस पर मैंने टीचर के साथ काम किया था। पर मैं लगातार सुनता रहा और ये प्ले हुआ। पर मैंने सोचा मैं इस बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेशन में काम इस तरह किया जाता है। बीट सुनने के बाद मुझे दूसरे रूम में जाना था। वहाँ नलदे नाम का एक राइटर है जिसने इस बार हमारे बहुत सारे सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट किया है। एक बहुत ही टैलेंटेड फ्रेंड जिसने माइली साइरस के फ्लावर्स पर भी काम किया था। मुझे लगता है मैंने जाने से पहले अलदाय से एक फेवर मंगा था। मैंने उसकी बीट पर मैरी गो राउंड के थीम के साथ एक मेलोडी लिखना चाहता था, क्योंकि बिल्कुल मिलिट्री की तरह एक आइडल या किसी तरह के गॉड लाइक स्विंग की तरह जीना दिन बा दिन बस एक रेपिटेशन। हाय, और आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। पर स्विम होप के बारे में बात करता है और एक्चुअली मैरी गो राउंड उस बोर्डम और डिस्पेयर के बारे में बात करता है। सो मैंने हमेशा एक कैरोसेल के बारे में सोचा, बिल्कुल मिलिट्री की तरह। मैंने एक कैरोसेल के बारे में सोचा जिससे आप इस लाइफ को जीते हुए उतर नहीं सकते। तो हमारी उस बातचीत के बाद मैं लगभग 1 घंटे के लिए दूसरे रूम में गया और वापस आया तो देखा कि अलदाई ने पहले से ही मेलोडी और लिरिक्स फिनिश कर दिए थे। मैं इन सो हैप्पी था। तो मैंने इसे सारे मेंबर्स के लिए प्ले किया और कहा, आई रियली वांट दिस सॉन्ग टू बी इंक्लूडेड। ये सॉन्ग मेरे लाइव एक स्प्रिंग डे जैसा फील होता है। इस तरह लिए एक स्प्रिंग डे जैसा फील होता है। इस तरह हमने एंड में इसे एल्बम में डाल दिया और ये थोड़ा सड है ना? ये एल्बम का एकमात्र सॉन्ग है जो ओपनली सड है। सो अल ने उन बातों के बेसिस पर लिरिक्स लिखे जो मैंने कही थीं। I wish that I could tell you that it's over. I wish that I could walk away from pain. My life is like a broken roller, but maybe I'm the only one too. Right? ये मेरी गलती है। हर कोई अपनी लाइफ के लिए खुद को ही ब्लेम करता है ना? मुझे लगता है वो वही माइंडसेट था। और अब नॉर्मल एक ऐसा सॉन्ग है जो पहले से ही वहाँ था और मैंने इसे एक टोटल बैंगर के तौर पर सोचा था। तो मैंने सोचा बहुत मज़ा आएगा अगर हम सब बस अपने हाथ ऊपर करें और ये करें। par normal. Everyone is actually a really sad song. इसकी मेलोडी इतनी होपफुल है ना? मैंने ओरिजिनली लिरिक्स पूरी तरह से कोरियन में लिखे थे, पर और ये करें and par I normal everyone is actually a really sad song. इसकी मेलोडी इतनी होपफुल है ना? मैंने ओरिजिनली लिरिक्स पूरी तरह से कोरियन में लिखे थे, पर मैंने उन्हें इंग्लिश में चेंज कर दिया, चूंकि वहाँ एक रेडियो शो और बाकी चीज़ें थी, तो शायद एक कोरियन वर्जन भी अवेलेबल है। बच्चों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। एक कोरियन वर्जन मौजूद है। मुझे नहीं पता कि वो रिलीज होगा या नहीं, पर एनीवे वो कैरोसेल एक तरह का ऑयल है। वो ऐसा ऑयल है जो आग को जलाता है डोपामिन, सारे केमिकल, चिज़ें, फेम, फैंस और एक्चुअली चिज़ें जैसे यहाँ लास वेगस में होती है। एक दिन वो मुझे पसंद करते हैं और अगले ही दिन कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। ओके, इसके बजाय बस मुझे बुलेट प्रूफ बना दो, ताकि अगर आप मुझे गोली भी मारो तो मैं ना मरूं। यू मेक मी बुलेट प्रूफ। कीवर्ड नॉर्मल पहले से ही वहाँ था, पर नोआ क्या है? अभी इस वक्त बीटीएस के तौर पर जीते हुए मेरे लिए आम जिंदगी क्या है? मेरे लिए टिपिकल क्या है? ऐसे एक दिन वो कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं और अगले ही दिन लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ से निकाल जाओ। ये थोड़ा उस कपल जैसा है, एक बहुत ही ऑकवर्ड कपल। ऐसा लगता है कि पब्लिक या जो लोग हमसे प्यार नहीं करते वो बाहर से बस इसी तरह एक्ट करते हैं। बस एक दिन उम्मीदों को बहुत ऊपर उठा देना और अगले ही दिन न्यूज़ गिरा देना, फ्लैग को ऊंचा करना, फ्लैग को नीचे करना, कुछ उस तरह। वही नॉर्मल है।
मैंने इसे इसी माइंडसेट के साथ लिखा था। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगा और अगर आप देखें तो इसका कंटेंट यही है। Heavy is a head when you chase in true. Will you call me red? Will you call me blue? I'm going to paint it red. I'm going to paint me blue. Two sides of a coin and both in true. हमारे पास कॉइन के दो साइड्स हैं, पर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सच हैं और दोनों ही झूठ हैं। क्योंकि लोग थ्री डायमेंशनल होते हैं। अभी इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो इस रेडिएशन स्क्वाड बांगटान नाम की टीम को एक्सप्लेन कर सके। मेरा पास 1 मिनट ही था जो सिर्फ मेरे ऑफ टाइम के लिए था। बिल्कुल वैसा ही जैसे जब मैं ग्वांगवामुन में इन किसी परफॉर्मेंस या ऐसे ही किसी चीज से वापस आता था, तो ऐसे अनगिनत दिन होते थे जब मैं सो नहीं पाता था। मैं इतना ज़्यादा अवेक रहता था कि ये थॉट दिमाग से जाता ही नहीं था। ये रिलैक्स नहीं होता, सो अ मिनट में ऑफ। बस लोग या राइट, ये मेरी लाइफ है जिसे जीने का फैसला मैंने खुद किया है और ये मेरी गलती है, पर मैं फिर भी लोगों की नज़रों से एस्केप करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहता हूँ, पर मैं विश कर सकता हूँ कि लोग मुझे एक पाल के लिए भूल जाएं। मुझे लगता है मैंने इसी तरह के माइंडसेट के साथ इसे लिखा था। देखा जाए तो ये भी एक सच में बहुत सट सॉन्ग है। फेम, ये चीज़ों को एक्नॉलेज करना है। फेम शोहरत का एक इल्यूजन। फिर हमने इसे चुना, पर वो मुझे लव शो करते हैं और मुझे खुश करते हैं। सो परफॉर्मेंस के लिए भले ही गाने एक्चुअली सड हैं, मुझे लगता है मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई उन्हें सच में खुशी खुशी गाए, क्योंकि ये भी एक साफ कॉइन है, इसमें सिंपैथी के दो साइड्स हैं। एक्चुअली नॉर्मल और लाइक अ स्माइल दो ऐसे गाने थे जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे, पर मुझे लगता है ये दो गाने रेडियो और नो मेरे साथ बहुत लंबे वक्त तक रहेंगे। एनिमल भी ओरिजिनली एक ऐसा सॉन्ग था जिसका एक प्री सेशन था और ये एक बहुत ही सेक्सुअल सॉन्ग था। लिरिक्स था वेल यू नो, ये बेसिकली ऐसा था, इफ़ यू वांना बी एनिमल्स, इफ़ यू वांना बी एनिमल्स बेबी, यू कैन बी एनिमल्स। और अगला क्या था? मुझे लगता है वो कुछ इस तरह that leaving pain is like beautiful, ये थोड़ा इस बारे मैं सॉन्ग था कि एक दूसरे के साथ लेट्स बी लाइक एनिमल्स जैसी चीज़ें करें, थोड़ा उस तरह का। पर हमें फील हुआ कि अभी इस वक्त कुछ सेक्सुअल रिलीज़ करने के लिए टाइमिंग सही नहीं है, तो हमने इसे एक ऐसे सॉन्ग में बदल दिया जो इंस्टिंक्ट्स को ज़्यादा बाहर लाता है। पर एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर हम सेक्सुअल वाइब के लिए भी जाते तो फाइन होता। लिरिक्स या यूँ कहें कि साउंड खुद काफ़ी सेक्सी फील देता है। तो रकीनीस एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैं सच में बहुत लव करता हूँ। हमें साइकेडेलिक म्यूजिक सच में बहुत पसंद है जिसे हमने पहले ट्राई नहीं किया था, और चंकी ये एक ऐसे स्टाइल का सॉन्ग था जिसे हमने अटेम्प्ट नहीं किया था। अर्तिमस ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की। हमें फील हुआ कि आगे बढ़ने और प्रोग्रेस करने के लिए हमें इस तरह के साउंड्स को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी था। हमें लगा कि हम सिर्फ उसी पर टिके नहीं रह सकते जो हम पहले किया करते थे। पर साथ ही आज अटैक ऑन बंगतान को बाहर आते देखना वो एक्चुअली सच में बहुत अच्छा था। हमने सोचा वाह ये सच में बहुत एक्साइटिंग है, ये बहुत रोमांटिक है। मुझे लगता है हमारी टीम ने ऐसा फील किया। नेक्स्ट अप है दे डोंट नो अबाउट अस। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिस पर जिमिन ने काम किया था और वो हमेशा बात करता था कि कैसे उसने इस सेशन के ज़रिए बहुत इम्प्रूव क्या है, चाहे वो गाना सीखना हो या मेलोडीज लिखना। वो सॉन्ग जो हमने इससे पहले बनाया था जिमिंग राइटर और मैंने, वो था वीक। मैं सोच रहा कि उस बारे में क्या बात करूं, और मेरा मतलब है मैंने वो फ्रेज उठाया यू मेक मी वीक। मुझे ऐसा ही लगता है, पर ये एक्चुअली मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। यू मेक मी वीक ये वो चीज़ है जो आप किसी ऐसे शख्स से कहते हैं जिसे आप लव करते हैं। तुम मुझे हमेशा कमज़ोर बना देते हो। वो बुरा या अच्छा हो सकता है, पर नॉर्मल की तरह ये कुछ इस तरह है, यू मेक मी वीक काइंड ऑफ। आप सच में एक तरह से मुझे आर्म अप करते हैं। मैं आपके साथ हॉनेस्ट होना चाहता हूँ, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं कह सकता। मैं कूल भी दिखना चाहता हूँ, पर अल्टीमेटली मैं खुद बनने के बारे में बात करना चाहता था और उस शेल या पर्सोना को उतारने के बारे में जिसे मैं पहनते आ रहा हूँ। इसलिए मैंने यूमे में जैसे गाने लिखे। मैं सच में सॉन्ग का टाइटल डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था, पर यह एल्बम रिलीज के साथ थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा था। सॉन्ग अच्छा था, पर यह एक लव सॉन्ग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्वीट और थोड़ा ज़्यादा ब्लैटन था। तो जिमिन ने मुझसे पूछा, ह्योंग आप यू मेक मी वी ओ और वे क्यों कहते हो? आप मुझे वीक क्यों बनाते हो? मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ऑनेस्टली लोग हमारे बारे में नहीं जानते, वो जान ही नहीं सकते।
मैं खुद को भी नहीं जानता। जब हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है जिमिन को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये आइडिया कि लोग मुझे इसलिए वीक बनाते हैं, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं हैं। अस पॉइंट के रिगार्डिंग अगले दिन जिमिन और मैन अलग हो गए थे और मुझे लगता है डॉक यूंग ने वहाँ से कुछ सैंपल्स लिए और उनका यूज़ "They run no virus, they don't know about us" क्रिएट करने के लिए किया। सो अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको आईपैड स्क्रीन पर लोगों की आईज या फेसेस दिखते हैं। तो एक्चुअली ये शुरू तो हुआ था आरमाई के लिए लिखे गए एक सॉन्ग के तौर पर, पर एंड मैन ये उन बाहर के लोगों की तरफ डायरेक्टेड एक बहुत ही अग्रेसिव सॉन्ग बन गया जो सच में हमें नहीं जानते। इस सेशन पर काम करते वक्त मुझे सच में फील हुआ कि ये देखना बहुत मज़ेदार है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आती है या चीज़ें कैसी निकल कर आती हैं। सो ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैं पर्सनली सच में बहुत पसंद करता हूँ और मेरे पास यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है। वो बस वही है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये सिंपली ये है कि वहाँ नो अबाउट है, पर बाहर के लोग हमें छोड़कर वो एनीवे हमें नहीं जानते। इकोनॉमिक इम्पैक्ट और उन सब के बारे में बात करना सब अच्छी बातें हैं, पर एक्चुअली वो तब तक नहीं जान सकते जब तक वो उस रिपोर्ट के अंदर ना हों, जैसे कि इस चीज़ और उस चीज़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट खरबों तक पहुँचता है। वो बॉन्ड जो हमने क्रिएट किया, वो साल जो हमने शेयर किए, वो अलग-अलग हिस्ट्रीज़ जिसे हम गुज़रे, हाइन, चंकी ये रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो आप सच में इस तरह का गाना गा सकते हैं, राइट? वेल, ये बस मेरी ओपिनियन है। सो मुझे लगता है जिमिन ने इसे बहुत अच्छे से लिखा। ये रे वन डे हाई पर एक्चुअली इस बार भी डिवाइडेड ओपिनियंस थे कि इसे इंक्लूड किया जाए या नहीं। ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि ये एक सच में बहुत ग्रेट सॉन्ग है, पर ये लेच है। ये वही लेच स्टाइल है जो पास्ट में पॉपुलर था। ये थोड़ा स्वीट है और वेल यू नो ये एक आर&बी स्टाइल लेच है, पर इस सॉन्ग में भी कुछ थोड़ा सा सड़ है। मैं नहीं लगता कि मैं इस सॉन्ग को एक मास्टरपीस, एक सच में बहुत अच्छा सॉन्ग या एक एसेंशियल सॉन्ग कह सकता हूँ, पर मुझे लगता हाय लोगों को फील हुआ कि इस तरह का एक सॉन्ग एल्बम में होना ज़रूरी था। कुछ लोग द जो इस तरह सोचते था और फिर कुछ दूसरे थे जो सोचते थे ओह मुझे वन डे सच में पसंद है। ये सॉन्ग शायद ओरिजिनली प्री सेशन में था और ये थोड़ा अर्बन है। वेल मेरे पास इस सॉन्ग के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैंने उन्हीं थॉट्स को दिमाग में रखकर लिरिक्स लिखे थे, अपने पार्ट के लिए भी और बाकी पार्ट्स के लिए भी। किसी दिन मैं तुम्हारी वजह से बहुत लंबे वक्त आरो पढ़ूंगा। जिस चीज़ से मैं डरता हूँ वो पहले से ही जो चीज़ मुझे सट करती है वो ये शेडो है जो बिल्कुल मेरी तरह हो गई है। सो यू नो जब आप किसी को लव करते हैं, वो एक लवर हो सकता है या वो आप सब हो सकते हैं और आप उन पर इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं, इतना सारा लव देते और रिसीव करते हैं। तो क्या आप तब बहुत सट फील करते हैं जब आप सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल उनके जैसे बन गए हैं, क्योंकि आपको एक साथ होना इतना पसंद है। लॉस खोंग का वो एहसास वहाँ डेफिनेटली एक डेस्टिनी है, एक किस्मत है, या शायद बीटीएस को कुछ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओ माय गॉड, इस मल्टीवर्स में अभी से उस बारे में सड़ होना कितनी फूलिश चीज़ है। पर मुझे लगता है लव यही होता है, वो फीलिंग, वो बहुत, वो फ्रेजाइल सिंसेरिटी, बस एक और रात एक साथ कुछ करने की वो डिज़ायर, अपने सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट में सबसे सैडेस्ट फ्यूचर की तरफ देखने की इंसानी बेदियान। मुझे लगता है मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था। यस, मैं सोचता हूँ कि क्या मैं किसी दिन ये सॉन्ग कॉन्सर्ट में गाऊंगा। मैं इन गाऊंगा प्लीज़ मैं आप सबसे बिल्कुल यही कहना चाहता था, साफ शब्दों में। मैंने इस बारे में सोच रहा था कि इसे एक डिफ़िकल्ट लिटरेरी ट्रिक से लिखूं, पर कोरस तो ऑलरेडी बेबी ओरिस की तरफ जा रहा है। सो चलो बस इसे सीधे दिल से पूछते हैं, चलो फरियाद करते हैं। जब दुनिया हमें अलग करेगी, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यहाँ तक कि ना रखो, आई एम डाउन। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आई एम फकिंग डाउन। पास मेरे साथ रहो, वन डे आई एम ऑन माई नीज। बस उस मैनली सेल्फ के साथ रहो जो मैं बन सकता हूँ। मुझे छोड़ कर मत जाओ, मेरे साथ रहो, मेरा इंतज़ार करो। मैं भी इंतज़ार करूँगा। चूंकि ये बिल्कुल आखिरी ट्रैक से ठीक पहले है, मुझे लगता है ये एक ऐसा सॉन्ग है जो ओपनली आर्मीज़ को डेडिकेटेड है। यहाँ जो बैक एंड फोर्थ हार्मनीज हमारे पास हैं, उनमें बीटीएस के पास्ट बी साइड्स जैसा खूबसूरत हार्मनी फ्लेवर लगता है, इसीलिए मुझे ये पसंद है। यस, इनटू द सन, इनटू द सन आखिरी ट्रैक है। ये सॉन्ग हमेशा से अच्छा था, पर कंसर्ट में इसकी ट्रू वैल्यू सच में उस इनटू द सन पार्ट के दौरान रिवील होती है। मैंने कुछ ही घंटे पहले इसे फील किया था, पर मेरे दिमाग मैंने 1 मिलियन थॉट्स
दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक ट्रूली अच्छा सॉन्ग वो होता है जो इतने सारे मल्टी डिमेंशनल इमोशंस को कन्वे कर सके। वहाँ 7 लोग सनसेट की तरफ चल रहे हैं, सूरज और ढलता हुआ सूरज, और सूरज सूरज को देखता है, उन 50 के या 60 का की तरफ देखता है जिन्होंने अपने आर्मी बॉम्ब्स पकड़े हुए हैं और उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उस मोमेंट पर लाइट ने ऑडियंस को एनवलप लिया था, इसलिए हर एक का चेहरा इनक्रेडिबली विजिबल था स्लोगन्स के साथ। मुझे लगता है ये सच में उन मोमेंट्स में से एक है जिसका मैं कॉन्सर्ट में सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ। वी ने बाकी सब के साथ सच में बहुत अच्छा काम किया है और शुरुआत से ही मैंने कहा था कि ये सॉन्ग इतना अच्छा है कि हमें हर हाल में इसे इंक्लूड करना चाहिए। जिनयोंग की वॉइस यहाँ बहुत ही इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है और बस मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसे फुली कोरियन में लिखना होगा। मेरा मतलब है आरपीडब्ल्यूपी से गुजरते हुए मैंने अपने पिछले काम का एक बड़ा हिस्सा अबैंडन दिया था। मैंने बहुत सारी लिटरेरी एक्सप्लेनेशंस, डिस्क्रिप्शंस और पेंटिंग जैसी स्टाइल्स को डिस्कार्ड दिया था, पर कम से कम इस सॉन्ग के लिए मैंने अपने ओरिजिनल सेल्फ पर वापस आना चाहता था। कुत्तों और भेदियों के वक्त में, उस वक्त जब कुत्तों और भेदियों में फ़र्क करना मुश्किल होता है, जानवरों के चेहरे शैटर जाते हैं और इंसान भाग जाते हैं, फिर भी वो कमोशन और बचे हुए अटैचमेंट्स के खिलाफ बगावत करते हैं। पर उस घर में जाना चाहते हैं जहां तुम वेट कर रहे हो, जहां घास उगती है और तारे गिरती हैं। और हालांकि अब मैं आग में सफ़र रहा हूँ, मैं अभी आग में सफ़र कर रहा हूँ, मैं इन वाहन दोबारा वापस जाना चाहता हूँ और मैं एक ऐसी रात में जाना चाहता हूँ जहां ब्रिज राइज ना करें। मैं ये हूँ। मुझे लगता है ये सॉन्ग उस चीज़ का एक सच में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमेशा से हमारे पास रही है। उस फ्लेवर को बरकरार रखते हुए जिसे हमने हमेशा चेरिश किया है, ये अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन गया है। वो हुक, टोई एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई सच में सत गा सकता है। जस्ट यू बहुत ग्रेट है और ये सॉन्ग एल्बम को रैप अप करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ क्रिटिसाइज़ करने लायक कुछ भी है। मैंने इस तरह के कुछ एपिसोड्स शेयर किए हैं, पर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि ये हमारा बेस्ट एफर्ट था। अगर मैं टाइम में पीछे भी चला जाता तो ये बिल्कुल वैसा ही होता। ऑफ कोर्स ये बेहतर होता अगर इससे बेहतर सॉन्ग सामने आया होता। अच्छा होता अगर फायर से बेहतर कोई फायर सामने आता, या नॉर्मल से बेहतर कोई नॉर्मल और नेचुरली ये बेहतर होता अगर सू से बेहतर कोई अलग टाइटल ट्रैक होता। हाउएवर जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, हम अभी मिलिट्री से बाहर आए थे और अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। हम अनगिनत डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस से गुजरे जहां लोगों ने कहा इस बंदे को ये करना चाहिए या उस बंदे को वो करना चाहिए। क्योंकि हम इतना आगे आ गए हैं, मेरा मानना है कि BTS 2.0 के लिए हम जो सबसे बेहतर कर सकते थे ये वही था। मुझे इस पर बिल्कुल भी शाम नहीं है। इकलौती सच चीज़ ये है कि टाइम्स इतना बदल गया है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने ओरिजिनली अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत लिटरेचर, शब्दन और लिरिक्स के जरिए की थी। ऐसा लगता है कि लोग अब लिरिक्स नहीं सुन रहे हैं। ऑनेस्टली ये ज़्यादातर लोगों पर लागू होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने मिलिट्री में जाकर ही रील्स के बारे में जाना, तब मैंने बस सोचा, ओह ये तो सच में बहुत कैची है, या वाओ ये सॉन्ग तो पूरा दिमाग में नतक गया है। इसके बजाय मैंने बीच के लिए बने डिजिकोर जैसे फास्ट टेम्पो ट्रैक्स सुने। इस वजह से मुझे एक तरह का नैरोविंग फील होता है, ये सोचकर कि क्या मेरे जैसे लोगों के लिए खड़े रहने की जगह कम से कम होती जा रही है। हम एक ऐसे एरा में एंटर कर चुके हैं जहां अगर हम कोई स्टोरी बताते भी हैं तो वो लोगों तक कन्वे नहीं होती। एक ऐसा दौर जहां स्टोरीज का शेयर होना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया है। बाहर इतना सारा अच्छा कंटेंट मौजूद है और हम अब बुक्स नहीं पढ़ते या सोचना नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट ही रहे। ये फन है, पर सडनली भाले ही लाइफ मेरे लिए हार्ड और टायरिंग है। मैं पूरी तरह समझता हूँ। अपने उस साइड को देखना और यूज विटनेस करना मुझे बस बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि मैं अभी भी लिरिक्स की पावर में बिलीव करता हूँ। एक्चुअली मैं पर्सनली एक आर्टिस्ट के वर्ड्स और मेलोडीज के जरिए लाइफ के लिए सैल्वेशन और लव पाने वाले पर्सन के तौर पर लिरिक्स की पावर में डीपली बिलीव करता हूँ। जो मैंने अपने सोलो करियर से गुजारते हुए सीखा वो ये है कि बिना लिखे भी साउंड के जरिए स्टोरीज को कैसे कन्वे किया जाए। हाउएवर BTS के रिगार्डिंग मैं ऑनेस्टली सोचता हूँ कि जो कई नए रूकीज सिंगर्स और ग्रुप्स पहले ही सामने आ चुके हैं, वो करंट एरा के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को कैप्चर करने का बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। जहां तक हमारा सोलो आर्टिस्ट सवाल है, मुझे उतना श्योर नहीं है। हर कोई अलग है।
पर बीटीएस के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक ऐसी टीम बने रहें जो स्टोरीज कन्वे करती रहे, चाहे वो पर्सनल हो, यूनिवर्सल हो, लव के बारे में हो या किसी भी और चीज़ के बारे में हो, भले ही हम लेंथी लिरिक्स के ज़रिए अपने इमोशंस न बहाएं। मैं इसे अपहोल्ड रखना चाहता हूँ, पर मुझे फ़ील होता है कि जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, लोग अब स्टोरीज़ नहीं चाहते। वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं या स्टोरी के रूप में डिस्गाइज्ड कोई चीज़, और वो ऑफ कोर्स एक वेल क्राफ्टेड स्टोरी हो सकती है। पर कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो थोड़ी डार्क, सैड या अनकंफर्टेबल होती हैं, ऐसी स्टोरीज़ जो उनका डिस्कम्फर्ट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो हम लाइफ से गुजरते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर अस्तित्व, खुशी और एक्सेस, या यूं कहें कि पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा भरमर के अलावा ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ बहुत अर्बनाइज्ड होता जा रहा है। यहाँ तक कि मैं भी उस एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा हूँ, ये सोचकर कि क्या मैं भी वही कर रहा हूँ? क्या मैं अब आप सबसे अलग हूँ? क्या ये अलग है अगर मैंने एक लिसनर या रीडर हूँ? मेरा मतलब है, कभी-कभी जब मैं कोई बुक पढ़ रहा होता हूँ और वो बहुत सीरियस हो जाती है, तो मैं यूँ पास फेंक देता हूँ और वापस रील्स पर चला जाता हूँ। आप ऐसा करते हैं, पर फिर जब आप एक प्रोड्यूसर होते हैं तो ये अलग होता है। पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बीटीएस उस रोमांस को प्रिजर्व करते रहे। ये मेरी पर्सनल विश है, और मुझे लगता है कि इस एल्बम पर काम करते हुए और टूर करते हुए मैंने सबसे ज़्यादा यही फील किया है। मेरी वॉइस बैठी हुई है, तो मुझे नहीं पता कि ये मैसेज अच्छे से कन्वे हुआ या नहीं, पर एनीवे मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। मैं इसे एक्यूरेटली कन्वे करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे कोरियन में इन किया, और सबटाइटल्स भी लाइकली कोरियन में ट्रांसलेट हो जाएंगे। एनीवे, इस बात पर रिग्रेट फील करने के बजाय कि मैं इस एरा को बढ़ा नहीं सकता, कोरिया, जापान, यूएस और मेक्सिको में परफॉर्म करने के बाद मैंने इसे आपकी आंखों के जरिए देखा है। हम अभी भी कनेक्टेड हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग अपने फ़ोन से पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं भी ये सोचकर उन्हें लेता हूँ कि मैं ले सकता हूँ। मैं पब्लिक इवेंट के दौरान पिक्चर्स लेता हूँ, पर एक कॉन्सर्ट में हम एक दूसरे की आंखों में देखने में इतना सारा टाइम बिताते हैं। मुझे मूवी थिएटर्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि जब आप किसी थिएटर माइन जाते हैं, तो आपको 2 घंटे के लिए अपने फ़ोन्स ऑफ करने पड़ते हैं। हमारे पास सच में वो टाइम नहीं होता, जहाँ हम 2 घंटे के लिए डायरेक्टर के इंटेंशंस में पूरी तरह से ड्रॉन खे हो जाएं, क्योंकि मैं सोने जाने तक अपने फ़ोन को देखता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो फिर से फ़ोन देखता हूँ। ऑफ कोर्स, रिकॉर्डिंग करना और पिक्चर्स लेना यहाँ आने के लिए आपका राइटफुल हक है, पर जब आप फ़िल्म कर रहे होते हैं, तो कुछ गानों के दौरान एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे सिर्फ वहाँ मौजूद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग हम 7 लोग हाय उस मोमेंट पर फील कर सकते हैं। एक दूसरे को देखना, सेम लिरिक्स गाना, एक साथ जंप करना और एक साथ अपने हाथ लहराना, वो मोमेंट मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रेशियस और वैल्यूएबल बनता जाएगा। मुझे लगता है कि उस तरह का एक्सपीरियंस एक तरह का लग्जरी बन जाएगा, कई तरीकों से, चाहे लोग इसे चाहें या ना चाहें। मुझे लगता है ये एक लग्जरी बन जाएगा। वो चीज़ें इतनी प्रेशियस हैं और इसीलिए वो गायब हो रही हैं। हाउएवर, किसी पुराने ख़यालीतुन वाले इंसान की तरह ज़माने को ब्लेम करने के बजाय मुझे लगता है हमें इस एरा को एक्नॉलेज करना चाहिए। फिर जब हम कोई स्टोरी कन्वे करते हैं या इस रोमांस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेडली कैसे कर सकते हैं? हम किस हद तक ज़माने के फ़्लो के साथ राइड कर सकते हैं और उसके साथ बने रहने की कोशिश कर सकते हैं? इन एनी केस, मेरा मानना है कि अगर हम एक्टिव और मीनिंगफुल बने रहना चाहते हैं, तो हमें बदलते रहना होगा। हमारे ग्रुप से शुरू करते हुए अरीरंग के आसपास पहले बहुत सारे इवेंट्स होते थे, पर आजकल सारे इवेंट्स एल्बम रिलीज होने के 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाते हैं। एल्बम बस ऐसे गुजर जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। सच में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इंक्लूडिंग अस, तो मैं बस सोचता हूँ कि हमारे ज़्यादातर फाउंडर्स एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जो लंबे वक्त तक टिके और जिसे लंबे वक्त तक प्यार मिले। पर आजकल म्यूजिक सिर्फ सुनने या देखने के बारे में नहीं है, ये इतनी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। परफॉर्मेंसेस, मर्चेंडाइज, डॉक्यूमेंट्रीज, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। मुझे लगता है हम एक ऐसी टीम है जो स्टोरी बताती है, और हम उस तरह का ब्रांड है। मैंने बहुत सारी प्रिटेंशियस बातें कह दी हैं, पर ये एक ही चीज़ पर आकर रुकती है, जस्ट लव। सिंसियरली, हम इतना आगे आ गए हैं और इस रास्ते में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। भले ही मुझे अभी आप सभी से बात करने के लिए ये लाइव स्ट्रीम टर्न ऑन करने में दार लग रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, मेक मी वीक डार
मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसे अभी टर्न ऑन नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि कोरिया वापस जाने पर मैं इसे करूँगा। ऑल्सो जैसे ही मैं अगले लेख पर बढ़ूँगा, मैं सोचने लगूँगा कि जब मैंने ये अरीरंग एल्बम बनाया था तब कैसा था। इसे पहले ही लगभग 1 साल हो चुका है। मुझे लगा कि मुझे सोंगी पे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसका एक रिकॉर्ड छोड़ना चाहता था। समडे जब मेरे पास टाइम होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सोलो करियर, इंडी वर्क या आरपीडब्ल्यूपी का स्टोरी से ट्रैक बाय ट्रैक इस तरह से गुजरूंगा, पर मैं बस उन थॉट्स को शेयर करना चाहता था जो मेरे दिमाग में आए। मैं बिलीव करता हूँ कि ये फैक्ट कि मैं आप ही के जैसे किसी पर्सन ने अपना 1 घंटा निकाल कर आप सभी से बात की और 63 मिलियन आप में से लोग इसे देखने आए, ये मेरा एक मीनिंगफुल स्ट्रगल। हाय, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप हमें प्यारे देते रहेंगे, तो ये आपको मेरे डिसीजंस, मेरे लिरिक्स और मेरे हिडन साइड्स को समझने में हेल्प करेगा। एनीवे, मैं अब यहाँ रुकता हूँ। कल मेरा एक और परफॉर्मेंस है, तो मुझे लग रहा है जैसे मेरी वॉइस अब साथ छोड़ने वाली है। वॉचिंग के लिए आप सभी का थैंक यू। मैं हमेशा ध्यान से सोचूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और मैं क्या कर रहा हूँ। हमेशा थैंक यू, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी से सच में बहुत प्यारे करता हूँ, तो मैं अब जा रहा हूँ। कल आखिरी दिन है।